हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। सो आज का पेपर कैसा था? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, और उसके आधार पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, जितना मेरा अनुभव है। ठीक है। नाउ पहली चीज, हाँ, और ये सिर्फ यही बताना कि अटेम्प्ट कितने गया, ये मत बताना कि सर ये सही है, मुझे लग रहा है वो गलत है, क्योंकि अभी जब तक आईसीएसआई रिजल्ट ना दे दे तब तक तो यही मानना है कि सब कुछ सही है और अगले पेपर की तैयारी करनी है। नाउ आज का एसबीसी का पेपर कैसा था? तो सबसे पहले तो आप भी मुझे बताएंगे कैसा है, बट जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है, अगर किसी बंदे ने अच्छे से पढ़ाई की हो, देखिए बहुत मन लगा के अगर किसी ने पढ़ाई की हो, तो आज का पेपर कम से कम 90 मार्क्स का अटेम्प्ट होना चाहिए। बट स्टिल पेपर के हिसाब से अगर आपने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है तो यू कुड स्कोर अराउंड 55 टू 70 के बीच में आप स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने 80 का भी अटेम्प्ट किया है तो। नाउ अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं आज का पेपर क्या है। चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देखेंगे, और एक और चीज पेपर में सरप्राइजिंग है कि 20 से 25 लाइक जो कंपनी लॉ है, अपना कंपनी एक्ट का पेपर जो था, वहां से भी लाइक 10-12 मार्क का यहां पे पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। एकदम आंख बंद करके आपने ये आंसर लिख दिया होगा कि एक बंदे को जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चुननी है तो उसको कौन से पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखने चाहिए। सेकंड तो भाई उन्होंने बिल्कुल आपके हाथ में ये क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल मतलब इतना इजी क्वेश्चन दे दिया कि भाई ओपीसी का सोल मेंबर और ओपीसी का नॉमिनी कौन होता है, ये आप सबको पता है। तो आप सबको यू मस्ट बी नोइंग ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। तो अगर ये अमेंडमेंट था, 1 साल पहले आया था, तो अगर आपके पास अमेंडमेंट आ गया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने सही लिखा होगा। हाँ हाँ, कई क्लासेस ऐसी हैं जो 2017-18 की बात करती हैं, बट अगर अमेंडमेंट आया होगा डेफिनेटली यू मस्ट हैव रिटन, बट लिखा होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद निधि कंपनी की पेड अप कैपिटल 12 लाख रुपए, तो इसमें भी चेंजेस आए थे। तो याद रखना नेट ओन्ड फंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दे आर आस्किंग फॉर पेड अप कैपिटल। तो अगर आपने लिखा होगा तो ये अगर देखें तो 15 मार्क तो ये हो गए, और एक क्वेश्चन और होगा 5 मार्क का, जो क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ओके, ओके, तो ये है किसी डॉक्ट्रिन से रिलेट करता है ये। दिस रिलेट्स टू सम डॉक्ट्रिन, और यू नो विच डॉक्ट्रिन दिस रिलेट्स टू। तो आपने लिखा होगा, और केस लॉ इसमें बहुत फेमस केस लॉ है, हाँ हाँ हाँ, रॉयल रॉयल रॉयल, लेट्स सी। तो आपने वो भी शायद लिखा होगा। तो 20 मार्क्स में से मेरे ख्याल से 15 मार्क्स आप सबको यहाँ से आईसीएसआई ने बिल्कुल गिफ्ट में दिए हैं बच्चों। यस, एंड आई एम वेरी सीरियस, आईसीएसआई ने आपको गिफ्ट में ये 15 मार्क्स दिए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 2A। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी की जनरल मीटिंग 3 बजे हुई थी एजीएम, और 8 बजे तक गई, और सारे मेंबर का कंसेंट लिया गोवा तक। तो सबसे पहले मीटिंग अगर बिजनेस आवर्स में शुरू होती तो आप सबको पता है इट कैन गो बियॉन्ड बिजनेस आवर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम, SS1 में क्लियरली लिखा हुआ है। और फिर इन्होंने कुछ कंसेंट लिया है, अनलिस्टेड कंपनी है, गोवा में मीटिंग करने का। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस चेन्नई में। सो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपने लिखा होगा, सेक्शन 96 में काफी कुछ बताया इसके बारे में। उसके बाद ये भी आईसीआईसीआई ने आपको बिल्कुल हाथ पे मार्क्स दे दिए, पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट। स्टार्टअप कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती है क्या, और कितने साल तक इश्यू कर सकती है, कि प्रमोटर और डायरेक्टर को भी मिल सकता है, और इसमें वो 25% का रिक्वायरमेंट होता है जो नॉर्मल कंपनीज के लिए। स्वेट इक्विटी शेयर्स स्टार्टअप कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट अलग है कि मैक्सिमम कितने स्वेट इक्विटी शेयर आपकी कंपनी इश्यू कर सकती है। और आगे आ जाइए, ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन 8 का क्वेश्चन है। कंपनी ने सेक्शन 8 के ऑब्जेक्ट्स को वायलेट कर दिया है, तो पनिशमेंट तो सेक्शन 8 में लिखिए पूरा। अगर सेक्शन 8 पढ़ लिया होगा तो ये आंसर बड़े आराम से लिख दिया होगा। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं ये पेपर से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिसने मेहनत की होगी उसने पेपर डेफिनेटली अच्छा बनाया होगा। उसके बाद आपका पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, आपका टर्नओवर इतना है, बट आप होली ओन सब्सिडरी लिस्टेड कंपनी की नहीं। अगर आप स्मॉल कंपनी है तो आपको एक चीज याद रखनी है, न कोई है न कोई था। चलो आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन इतना बड़ा दिया है, बेसिकली आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको बता दूं ये डायरेक्टर के रिजाइन करने के बाद कुछ, ये डेट सेक्शन कंपनीज एक्ट का सेक्शन 168 है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बड़ा क्वेश्चन था भाई, मैंने भी आलस किया, बट आई थिंक इट रिलेट्स टू 178। एक बार चेक करना, हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ कि रेजिग्नेशन आपका किस डेट से इफेक्टिव हो जाता है। और याद रखिए आपने भले ही रिजाइन कर दिया हो, मतलब जो रेजिग्नेशन की डेट है, रेजिग्नेशन की डेट के दिन या फिर उसके पहले जो भी लाइबिलिटीज होती हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, भले ही आपने रिजाइन कर दिया है।
उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, एक डिफॉल्ट किया है। अच्छा, आपने ऐसा डिफॉल्ट किया जिसके लिए सजा कहीं पे भी नहीं है, ये भी कंपनीज एक्ट का है। आ, आपको पता होना चाहिए, आई बिलीव, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सेक्शन मुझे सही याद है, तो सेक्शन 450 जो कंपनीज एक्ट का है, वहां पे बताया गया है कि अगर कोई ऐसा कांड किया जिसके लिए सजा कहीं पे भी नहीं है तो क्या सजा हो सकती है। ये भी कंपनीज एक्ट है, बट हालांकि 2 ही माह का पेपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एनबीएफसी लैंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट एंड देयर एक्टिविटीज आर अकिन टू बैंक हाउएवर देयर, तो बच्चों ये तो फिर से इंस्टीट्यूट ने आपके हाथ में क्वेश्चन डाल दिया कि बैंक्स और एनबीएफसी के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद ये फॉरेन कंपनी का सेक्शन है, और ये आपने बहुत अच्छे से फॉरेन कंपनी की जो डेफिनेशन आपने देखी है, इलेक्ट्रॉनिक मोड कौन कौन से होते हैं बच्चों, उसके ऊपर काफ़ी कुछ फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बताया गया है। मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा है, 2 क्लॉज 41 या 42 में शायद है, बट हो सकता है गलत है, मुझे याद नहीं आ रहा है। इज द प्रोसीजर फॉर फाइनिंग एचएफसी इज सेम एज अदर कंपनी? नहीं, बिल्कुल अलग है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अच्छा, प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बस एक इसमें नेशनल हाउसिंग बैंक का एक रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपसे पूछ रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो ये आपने एनबीएफसी के हिसाब से लिखा हो, क्योंकि एनबीएफसी चैप्टर में अलग से प्रोसीजर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर आपने लिखा हो तो भी सही है। और ठीक है बच्चों, अगर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रोसीजर पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एचएफसी इज सेम एज एनी अदर कंपनी, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का तो प्रोसीजर जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही है कि, लेकिन इनको जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना आंसर डिफरेंशिएट हो सकता है, क्योंकि एनबीएफसी चैप्टर में ही बताया गया कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कैसे बनाया जा सकता है। दूसरा एक और चीज़ है कि क्या प्रोसीजर सेम है, तो आप कंपनी जो फाइल का इनकॉर्पोरेट करते हैं स्पाइस के थ्रू, तो आपने थोड़ा सा बैलेंस करके लिखना पड़ेगा उन दोनों चीज़ों को, कि जब अपन स्पाइस के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोविजन है कि अगर आपको कोई सेक्टरल रेगुलेटर वगैरह का अप्रूवल लगता है तो आपको वहाँ पे एक अंडरटेकिंग देना होता है कुछ। तो बाकी अगर आपने एनबीएफसी के हिसाब से भी लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है, अपनी मॉडल में रिसेंटली ऐड हुआ था, तो मेरे ख्याल से इसका भी आपने लिखा होगा, $1 बिलियन का वैल्यूएशन शायद। फिर ये जीएसटी वाले क्वेश्चन हैं, तो ये तो आपके जीएसटी के पेपर से भी क्वेश्चन आए लगभग 5 मार्क के। उसके बाद ये एनुअल रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी कंपनीज एक्ट का ही पेपर है, कंपनीज एक्ट का ही क्वेश्चन है, 92 सेक्शन नंबर 92 का सेक्शन क्वेश्चन है ये। तो आई बिलीव कंपनीज एक्ट आपने पढ़ा होगा और दिमाग में होगा, तो आपने यहाँ पे आउ पेल पेल दिया होगा आपने। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंसेस वगैरह फिर पूछा है, और कुछ तो इसने पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने कुछ तो लिस्ट बनाई है जो हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। यस, मॉड्यूल में है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन करके कुछ तो है, सो यू कुड सी लिखा होगा कुछ ना कुछ। ये तो इजी है, असाइनमेंट कॉपीराइट को असाइनमेंट करना, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद पैन के ऊपर क्वेश्चन था। उसके बाद कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है पर एनसीएलटी को नहीं बताया, बाबा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनसीएलटी को बताने का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। उसके बाद कंपनी का रजिस्टर ऑफिस नई दिल्ली में है, वो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड कहाँ पे रखना चाहती है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कुछ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स को जनकपुरी में रखना चाहती। तो आपको पता है कि जो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड है, जो कंपनी के रजिस्टर्स वगैरह हैं, वो मेनली रजिस्टर ऑफिस में रहते हैं, बट देर आर सम रजिस्टर जो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर ऑफिस की जगह कहीं और भी रख सकते हैं। जैसे आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिबेंचर होल्डर हो गया, ये आप रजिस्टर ऑफिस के अलावा कहीं और भी रख सकते हैं, सेक्शन 88 के हिसाब से रेजोल्यूशन लगता है उसके लिए। एनीवे, तो ये भी आपने लिख लिया होगा, 3 मार्क का ही, तो ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं था। उसके बाद आर द एंटरप्राइज रिक्वायर्ड मैंडेटरली टू मेंटेन कैश रिकॉर्ड्स इन द एरा ऑफ डिजिटाइजेशन। सो क्या एंटरप्राइजेस, यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इन जनरल पूछ रहा है कि क्या एंटरप्राइजेस को कैश रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने की जरूरत है इन द एरिया ऑफ डिजिटाइजेशन। देन आई थिंक इसका आंसर भी आपने लिखा होगा। एफएसएसआई लाइसेंस अगर आपको होटल वगैरह चालू करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो ये तो बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है। नाउ लेबर लेजिस्लेशन के ऑब्जेक्टिव बता दीजिए विथ इट्स टाइप ऑफ इंटरवेंशन एरियाज डेल्ट विथ देयर इन। सो कुछ नहीं बच्चों, आपको अलग अलग 4-5 लेबर लॉस के ऑब्जेक्टिव बताने थे। आप पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी रख सकते थे, पेमेंट ऑफ बोनस रख सकते थे, और तो 3-4 आप यहाँ पे लॉ बना सकते हैं। सबके ऑब्जेक्टिव लगभग सेम ही होते हैं, और वो किन एरियाज से डील करते हैं, तो एरियाज लगभग सबका एक ही है। किसी का मकसद होता है रिटायरमेंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो ये इस टाइप का आंसर आपने लिखा होगा यहाँ पे। उद्योग आधार मेमोरेंडम वाज डायरेक्ट क्वेश्चन।
सर्कमस्टेंसेस कौन सी है जहां पे आरबीआई बैंकिंग का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है? दे काफी अच्छे प्रोविजंस हैं। परमिसिबल डिडक्शन कौन से हैं जो आपकी सैलरी से काट सकते हैं? कुछ पॉलिसी, प्रीमियम, लोन, ये सब जो था आपने देखा होगा डेफिनेटली, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये तो रट्टा मार आंसर था, वो चेकलिस्ट थी अगर आपको याद है, वो एनवायरमेंटल लॉ के एग्जाम में, सॉरी पोल्यूशन कंट्रोल वाले में, तो डायरेक्टली आपको चेकलिस्ट डालनी थी। उसके बाद बात आ गई है वाइंडिंग अप की। वाइंडिंग अप के टाइम पे रिकग्नाइज ट्रेड यूनियन ने आवाज उठा ली है, ठीक है। क्या वर्कमैन को राइट है वाइंडिंग अप पिटीशन में कुछ बोलने का? लाइक वाइंडिंग अप पिटीशन एडमिट होने के पहले क्या वर्कमैन को राइट है? सो बेसिकली कंपनीज एक्ट का ही ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्या 180 दिन से पहले अगर क्रेडिटर्स सेटिस्फाई हो गए तो क्या अप्रूव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर आप देखें 3 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी आपने कर दिया होगा बच्चों, कितने टाइम के अंदर एप्लीकेशन होना, कि थ्रेशोल्ड लिमिट वो अमाउंट है, उस अमाउंट मतलब वो देयर इज एन अमाउंट कि उतना या उससे ज़्यादा का डिफॉल्ट होगा तो ही आप आईबीसी में जा सकते हैं। मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा। डॉर्मेंट कंपनी, दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या वाइंडिंग अप पिटीशन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कर सकती है? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद ऐसी कौन सी कंपनी जो स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती? और वाटरफॉल मैकेनिज्म 53। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई थिंक 11 मिनट का ये रिव्यू हो गया है। आई होप कि मोटा मोटी आपको थोड़ा सा अंदाजा आया होगा कि आपका पेपर कैसा गया है। आपका पेपर बेहतरीन गया है बच्चों, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव गिवन अ वेरी गुड पेपर। डरे नहीं होगे तो आपका सब कुछ अच्छा गया होगा, ठीक है। बस डरना मत और अगले पेपर की तैयारी करो। आप सब पास होने वाले हो। कम से कम अगर 80 मार्क का अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और 80 मार्क से कम किया है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, टेक्स्ट का पेपर प्लानिंग कीजिए और बहुत अच्छा जाएगा आपका टेक्स्ट का पेपर। मेरा यकीन है। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।